Good morning, class. As you know, today we have to study the effect of frequency of incident radiation on stopping potential. तो ये हमारा थर्ड फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट है वो स्टडी करना है पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक ग्राफ किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, किसी एक फैक्टर का दूसरे के साथ में रिलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि एक ग्राफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसी तरह का ग्राफ जो यहाँ पर बना रखा है दिस वन। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि एक्सिस वाइज भी ग्राफ पूछा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है आपको। अगर ये लिखा है देन द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर। अगर आपको लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है और किसका इफेक्ट आपको ऑब्जर्व करना है, फ्रीक्वेंसी का, तो आपको उसी टाइम एट द सेम मोमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच ग्राफ यू हैव टू मेक, कौन सा ग्राफ आपको बनाना है। अभी तक आप 3 ग्राफ स्टडी कर चुके हैं और उन तीनों में से किसका इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं और किन दो एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाना, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है। ठीक है, तो अभी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट स्टडी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं, कौन सा इसमें फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और किसके बीच में रिलेशन बनाना है। तो आपको पता है कि हम, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर भी वही चीज़ें जो आप स्टडी कर चुके हैं दिखा रखी हैं, जैसे कि सैचुरेशन करंट का पोर्शन आपको मालूम है। और जब तक आप इसको बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, बार बार आप ये सारी चीज़ें चाहें तो पढ़ने की जगह रीड आउट करने से अच्छा तरीका है कि आप बार बार इसको बोलते रहें। जब आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं ना, लिपसिंग करते हैं, तब वो अच्छी तरह से याद होती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप फ्री हों तो आप बुक को देखकर, कॉपी को देखकर ना पढ़ें, बल्कि जो आपने पढ़ रखा है उसको बोल कर, एक्सप्लेन करके उसको जो है वो लर्न करने की कोशिश करें, ताकि आपके वर्ड्स भी आपको याद रहें कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स लिखना है। तो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, सो सैचुरेशन करंट क्या थी, सैचुरेशन करंट क्या होती है, एकदम से आपको याद आ जाना चाहिए सैचुरेशन करंट क्या है। तो आपको पता है सैचुरेशन करंट का जो सैचुरेशन करंट जो रिज़ल्ट है वो किसका है। तो सैचुरेशन करंट में आपको याद था कि जो एनोड प्लेट है उसका पोटेंशियल हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज़। तो जब हमने एनोड प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज़ करा था तो हमारे पास ऑलरेडी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ मूव कर गए थे विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट पर आ जाते हैं तब करंट सैचुरेट हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। उसके बाद हम चाहें जितना भी एनोड प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएं, तो यानी कि प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तब करंट कैसी होती है, सैचुरेटेड। तो यहाँ जो सैचुरेशन करंट है उसके लिए आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस पोर्शन में एक ही लाइन बनी है, क्योंकि इस ग्राफ को भले ही आप एक्सप्लेन इस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है, लेकिन आपको प्रीवियसली थोड़ा सा इसका हिंट देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना है, लेकिन साथ साथ आपको सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी सिंबल बना है और सैचुरेशन करंट भी लिखा है। ओके, तो अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, अगर ग्राफ बनाने के लिए आता है तब भी सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो सैचुरेशन करंट के लिए आपने बता दिया कि मैक्सिमम करंट है और इसके लिए जो एनोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया है। उसी तरह से अब आपको लेना होगा ये वाला एक्सप्लेनेशन कि अब पॉजिटिव एनोड प्लेट के पोटेंशियल से उसको क्या करना है, घटाना है, डिक्रीज़ करना है, ज़ीरो तक लाना है, ज़ीरो के बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना है। तो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिस पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाती है, और दैट पोटेंशियल इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप ये देख रहे हैं कि ग्राफ पीछे वाले ग्राफ का अपोजिट है। पीछे वाले ग्राफ में आगे जाकर 3 लाइंस बन रही थी और जो एनोड पोटेंशियल जो नेगेटिव वाला था उसकी एक ही वैल्यू थी, इस तरह का ग्राफ था। ये जो 3 लाइंस थी ये 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइन थी, लेकिन इंटेंसिटी का इफेक्ट पोटेंशियल पर नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो भले ही हम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम आ रहा था। यही आपने इफेक्ट स्टडी किया था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इंटेंसिटी को
एक ही रखा है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट नहीं लिया है, क्योंकि इधर ग्राफ में आपको 3 लाइन मिल रही थी लेकिन यहाँ ग्राफ में एक ही लाइन है। तो आपका कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है यहाँ पर? इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट करने के बाद आपने क्या पहला फैक्टर कौन सा स्टडी किया यहाँ पर? पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल को एक बार मैक्सिमम कराया, तब आप सैचुरेशन करंट पे पहुँच गए। फिर पोटेंशियल को आपने मिनिमम कराया और नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है -V01, आप यहाँ पर पहुँचे तो करंट क्या हो गई? 0, ठीक है। तो पहला ग्राफ जो आपका यहाँ से लेके और ये -V01 तक है, ये ग्राफ आपने स्टडी कर लिया कि हम सैचुरेशन करंट से स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आपको छोटा सा यहाँ एक सिंबल बना दिख रहा है ν1, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी ν1 ली। ν1 का मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा सुटेबल होगी, तभी इस पे जो है एमिशन स्टार्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को ν1 लिया था, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा था और हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच गए, ठीक है। तो अभी तक आप जो स्टडी कर चुके हैं उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव पर पहुंचे। अब आपको क्या करना है? लिसन इट वेरी केयरफुली, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है आपको, कि अब आपकी करंट क्या हो चुकी है? स्टॉप, पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको करंट को दोबारा से फ्लो कराना है, लेकिन आपके सामने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं। करंट को तो आपको फ्लो कराना है, लेकिन इंटेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं कराना है और पोटेंशियल को भी इंक्रीज़ नहीं कराना है। तो पहला फैक्टर इंटेंसिटी को तो चाहे आप इंक्रीज़ कर भी दें, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच चुके हैं तो इंटेंसिटी का तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, यानी कि ये तो ऑलरेडी क्रॉस है। आपके सामने ये रेस्ट्रिक्शन रखे हैं कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हैं, यानी कि आपकी करंट 0 है और करंट 0 होने पर आपको दोबारा करंट फ्लो करानी है, लेकिन आप इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और पोटेंशियल को भी नहीं बढ़ाना है आपको, क्योंकि पोटेंशियल ऑलरेडी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसीलिए लिया है ताकि उसको हम इंक्रीज़ ना करें। तो यानी कि अब आप कैसे दोबारा से करंट को इंक्रीज़ करा सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकते हैं। तब थर्ड फैक्टर आपके माइंड में आया, वो क्या आया? फ्रीक्वेंसी। तब आपने सोचा कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें, पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें, तब क्या करंट इंक्रीज़ हो सकती है। तब आपने क्या किया? देखिए यहाँ पर अब आपको 3 फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में ये छोटा सा रिलेशन दिया है ऊपर, और ये लिखा है ν3 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद ν2 और इसके बाद ν1। तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर थे? आप थे ν1 पर। तो आपने सोचा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी ली? ν2, ओके। तो आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं, ये ν2 की है। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी ν2 कर दी, तब क्या हुआ? सडनली यू विल सी कि करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हैं आप, नेगेटिव पोटेंशियल पर हैं, लेकिन करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और अब जब करंट फिर से फ्लो होने लगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में, कि करंट को दोबारा से रोका जा सके, ओके। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी ν1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01 था, लेकिन फ्रीक्वेंसी ν2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे चला गया, -V02। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर -V01 पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो करंट फिर से फ्लो होने लगी। फिर से करंट को ज़ीरो बनाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को घटाना नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट करा, तो और ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू पर पहुंच गए हम। तब जाकर हम ν2 फ्रीक्वेंसी वाली जो करंट थी उसको ज़ीरो कर पाए। अब जब वो ज़ीरो हो गई -V02 पोटेंशियल पर, तब हमने क्या किया? फिर से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब हम ν3 फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहे हैं, फिर से करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। अब फिर से करंट को ज़ीरो बनाने के लिए पोटेंशियल को और ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और हम कहाँ पहुँच गए? -V03 पर। यानी कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। जितनी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल का नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल बढ़ाने से आप इन द सेंस यू आर टेकिंग कि पहले 4 वोल्ट था और अब 6 वोल्ट हो रहा है। नो, हम किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। तो ग्राफ जिसने समझ लिया, एक एक लाइन ग्राफ की समझ ली, वो कभी नहीं भूलेगा, और एग्ज़ाम में कौन सा ग्राफ आता है वो ये भी नहीं भूलेगा कि हमें ग्राफ बनाना कौन सा है, ओके।
तो देखिए एक बार मैं अब आपको यहाँ पे ग्राफ के साथ साथ लैंग्वेज भी मैच करके दिखा दे रही हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा पोर्शन सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का बताना पड़ेगा क्योंकि वो ग्राफ में ऑलरेडी शोन है। तो इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन at each frequency is adjusted in such a way that the saturation current is same each time। तो वो जो 3 ग्राफ्स थे ना, उन 3 ग्राफ्स में आपने देखा था कि इंटेंसिटी इस तरह से एडजस्ट की है कि फ्रीक्वेंसी, हर एक फ्रीक्वेंसी पर जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, सेम। तो आपको पता है सैचुरेशन करंट का पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपने फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को ऐसे रिलेट कर दिया कि हर एक जो फ्रीक्वेंसी है उस पे उसके लिए जो करंट है वो सैचुरेटेड करंट है। आगे जाकर जितना भी आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करें लेकिन करंट इसी वैल्यू पे जाकर सैचुरेट होना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है द पोटेंशियल ऑन द प्लेट ए इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस टू ज़ीरो। अब आपने सेचुरेशन करंट से पीछे की तरफ पोटेंशियल करना स्टार्ट किया एंड देन इंक्रीज्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन टिल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रीच्ड। फिर हम कहाँ तक पहुँच गए, जहाँ तक स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी कि -V01 पर। अब जो बाद का पोर्शन जो मैंने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ बहुत छोटे से पैरा में लिखा है, लेकिन समझना आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ गए, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन और इन लाइन्स से अगर आपके माइंड में आ जाता है देन इट इज़ वेरी गुड टू कैच द लाइन्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो देख रहे हैं आप कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, ग्रेटर इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या काम कर रही है, आपने पीछे पढ़ा था इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद आपने पढ़ा जो एनोड प्लेट का पोटेंशियल है, तो एनोड प्लेट का पोटेंशियल क्या कर रहा था, वो भी एक्सेलरेट करा रहा था इलेक्ट्रॉन्स को। और अब आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी करंट को कैसे बढ़ा रही है। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रीक्वेंसी कैसे करंट को बढ़ा देती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हैं और आपने सोर्स चेंज कर दिया, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ले लिया, तो क्यों करंट इंक्रीज हो जा रही है। तो देखिए उसका आंसर इस लाइन में लिखा है ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इससे भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से भी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो रही है एंड हेंस ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल। और इसके पीछे एक रिलेशन आया था जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी कि EV0 को रिलेट कर रहा था। पीछे आपने पढ़ा था कि K मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, ओके। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उससे क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब दोनों के बीच कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। उसके बाद एक और ग्राफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एग्ज़ाम में ये वाला ग्राफ पूछ लिया गया है, लेकिन बच्चों ने कौन सा ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी वाला, जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया। प्रॉब्लम क्या थी कि उस क्वेश्चन में ये लिखा था बहुत क्लियरली कि मेक द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेकिन बच्चों को ऐसा लगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ कौन सा हुआ जिसमें कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम स्टडी कर रहे थे। तो बाई मिस्टेक उन्होंने ग्राफ कौन सा बना दिया, पोटेंशियल और करंट वाला, जो अभी आप पीछे स्टडी करके आए हैं वो किन एक्सिस के बीच में है, पोटेंशियल और करंट के बीच में है। भले ही वो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आपसे ग्राफ कौन सा पूछा गया, आपसे ग्राफ पूछा गया पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी कि एक एक्सिस फ्रीक्वेंसी हो और एक एक्सिस पोटेंशियल हो। तो इसीलिए बार बार मैंने आपसे यही कहा कि रीड आउट द क्वेश्चन। डुअल नेचर का क्वेश्चन तो आप कम से कम एक बार 3-4 टाइम्स एग्ज़ाम में आता है या नॉर्मली आप पढ़ रहे हैं तो 3-4 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़कर देखें इसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि डाउट हो सकता है आपको कुछ पूछा गया और कुछ और आप आंसर में लिख सकते हैं। तो इस ग्राफ में क्या कहा गया, जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में आता है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एक्सिस में पहुँच जाता है। वैसे आपने देखा वो ये एक्स वाली एक्सिस में रहा था, लेकिन अब इधर बनाना है और फ्रीक्वेंसी को इधर बनाना है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जब भी बनता है, इस ग्राफ में 2 मेटल्स लिए जाते हैं, मेटल ए और मेटल बी लिया है।
तो आप देख रहे हैं कि मेटल ए की फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि वो यहाँ आ रही है, मेटल बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बता ये भी वही रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा। तो आप देख रहे हैं मेटल ए का ग्राफ क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेटल ए के लिए जो लाइन है वो इधर जा रही है और मेटल बी की फ्रीक्वेंसी जब आपने इंक्रीज़ करी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के साथ साथ लीनियरली उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बीच में ग्राफ बना है। तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स, वी गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स एज शोन इन फिगर। और इस ग्राफ से जो पॉइंट्स एक्सप्लेन हो रहे हैं उन पॉइंट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। सेपरेट एक्सप्लेनेशन इनका ये है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल। तो एक तो ये लाइन क्लियर ही है कि लीनियरली इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर से वही पॉइंट आया कि दोनों मेटल्स के लिए आपने देखा एमिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब वो एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी उनको दी गई। तो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो एक मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, जो यहाँ दिखाया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे ये डेफिनेशन सेपरेट हो या रिपीट हो चुकी जो भी है, लेकिन हर एक लाइन अगर पढ़ी हुई है पहले से तो वो आपकी रिवाइज हो रही। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक पॉइंट ये है कि फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी द ग्राफ्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, दैट इज दे हैव सेम स्लोप, उनका स्लोप सेम है बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट फॉर द टू मेटल्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए स्लोप तो सेम है लेकिन दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी। तो हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे बॉन्डेड हैं, कितने फोर्स से। अगर कम बॉन्डेड हैं तो कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, अदरवाइज़ ज़्यादा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया है और उसके बाद हम ये दो जो कंक्लूजन्स हैं इनको भी देख लेते हैं। तो टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ये हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है आपका, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली with the increase of incident radiation but is independent of its intensity। आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से यहाँ पर ग्राफ का ही कंक्लूजन आया है। दूसरी बात, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल हाउ सो एवर लार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पहला पॉइंट ये था कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं तब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कंक्लूजन्स इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ये पॉइंट्स, कि इन पॉइंट्स का बहुत रोल है, ये जैसे भी आते हैं एग्जाम में वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड अप टू दिस। उसके बाद लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।